नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और संस्कृत की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, इससे पहले कि हम ये क्लास अभी शुरू करें, इस कक्षा को शुरू करें, मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप सभी सभी वीडियो को बहुत गंभीरता से देखा करिए। मुझे पता लग जाता है कि आपने कितनी देर कक्षा में पढ़ाई की। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहुत देर देर से कक्षा में आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। ये बहुत ही खराब बात है। फिर जब मैं आपको वीडियो भेजता हूं तो आपको ये लगता है कि अरे वीडियो है, हम कभी भी देख लेंगे। तो कुछ लोग बहुत घंटों बाद आकर के और उस कक्षा में फिर अपना अटेंडेंस देते हैं। तो यदि आप वो जो समय है, जो कक्षा का समय है, यदि आप उस कक्षा के समय में अपना अटेंडेंस नहीं देंगे, अपनी उपस्थिति नहीं देंगे, तो ये नहीं माना जाएगा कि आप कक्षा में उपस्थित हैं। इसलिए आपको उस समय में ही अपनी उपस्थिति देनी है और शुरू के 5 मिनट में, और पूरा वीडियो देखना है। आप सोचते हैं कि ये तो वीडियो है, हम कभी भी देख लेंगे। आप उसी समय वीडियो देख करके और उसी समय अपना काम कीजिए। जैसे कि हम सब कक्षा में करते हैं वैसा करिए। ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप कभी भी एक बार में ना समझ में आए, 2 बार में ना समझ में आए, तो आप अनेक बार देख सकें। जब आप परीक्षा देने जाए उस समय भी देख सकें। अपने ईयरफोन लगा करके आप वीडियो न देख करके आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। किताब सामने रख लीजिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप अपना किताब देखिए और उससे मिलाते चलिए। आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा वीडियो देखने से आपके आंख पर असर पड़ेगा। तो आप सिर्फ मेरी आवाज सुनिए, एक ईयरफोन रख लीजिए या फिर वीडियो ऑफ कर दीजिए, आवाज चलने दीजिए। सामने किताब है, किताब में मिलाइए, ये भी बहुत जरूरी है। जब आप बाद में तैयारी कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली बार तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं ढेर सारी चीजें यहां पर बताता हूं। और दूसरी बात कि आप सभी अपना नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। मैं अब पाठ 12 पढ़ा रहा हूं, पाठ 13 पढ़ाने के बाद मैं आपका नोट्स जांचूंगा। आपकी जांच होगी कि आपने नोट्स कितना बनाया है और उसमें आप सभी को नंबर दिया जाएगा। तो बहुत ही गंभीरता से आप अपना नोट्स बनाइए और सभी नोट्स में प्रश्न उत्तर लिखे हुए होने चाहिए। तीसरी बात यह होती है बच्चों कि संस्कृत के पाठ थोड़े छोटे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा का समय 10 मिनट बचा होता है। तो उस 10 मिनट में हम लोग क्या करते हैं कि अगले पाठ का प्रश्न उत्तर भी करना शुरू कर देते हैं। तो इससे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हो सकता है कि किसी पाठ में जो प्रश्न और अभ्यास का अंश है वो अगले पाठ में चला गया हो। इसलिए आपको पूरा वीडियो लाइन से देखना चाहिए। अब आप खोजने लगेंगे, अरे यहाँ पर तो सर प्रश्न क्रमांक 3 से उत्तर दिए हैं, प्रश्न क्रमांक 1 और 2 कहाँ गया। तो आप अगर पहले का वीडियो अगर बहुत ही गंभीरता से देखे होते तो आपको मालूम होता कि पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर इससे पिछले वाले वीडियो में है। भाई, वीडियो का नाम पाठ से होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको आज वीडियो शुरू किया, मैंने मूर्खः कच्छपः। अब मूर्खः कच्छपः मैंने पढ़ाया, उसमें समय बच गया क्लास में, मैंने उसका अर्थ लिखवाया। अर्थ आधा लिखे, क्लास का समय हो गया, जैसे कि स्कूल में होता था। तो फिर हम अगली कक्षा में उसका अर्थ लिखेंगे। अब मान लीजिए अगली कक्षा में अंत का 10 मिनट बचा रह गया, हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो नया चैप्टर शुरू करेंगे तो आप जब नए चैप्टर का वीडियो देखिएगा तो शुरू का भाग आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वह शुरू का भाग इससे पहले वाले वीडियो में है। तो आप कहेंगे अरे सर तो 20 से शुरू कर दिए। ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने मुझे फोन किया था कि सर मिल नहीं रहा है, सर शुरू के 2 प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी गंभीरता से वीडियो, अगर मैं रोज जो क्लास में आपके वीडियो भेजता हूं उसको आप पूरी तरह से देखिए, आपको मालूम रहेगा। ये गलती तब हो रही है कि आप वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। आप जब आपका मन कर रहा है कि अब चलो देख लेते हैं,
तो आप उस वीडियो को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वो आधे से शुरू हो रहा है, तब आप हड़बड़ा जा रहे हैं कि अरे शुरू का आधा कहां गया। तो इसका मतलब है कि आप पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं कि ये सदा दिन के लिए आपके पास, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे तब तक ये क्लास आपके पास रहेगी। कभी इंटरनेट हैंग हो गया, कभी कोई परेशानी हो गई, तो आप ही कहते हैं ना कि सर मैं क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आप कहते हैं कि आपका नुकसान हुआ। और अभी स्कूल नहीं चल रहा है तो आप नोट्स भी किसी से मांग नहीं सकते, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके लिए। तो आपकी सुविधा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर इस वीडियो में शुरू का भाग नहीं है तो जरूर इससे पहले वाले भाग में होगा। अब जैसे आज जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं वो पाठ है मूर्खा कच्छपा के, शायद कुछ प्रश्नोत्तर बचे हुए थे, मैं भी देख रहा हूं, तो मैं उसे आपको लिखवाने जा रहा हूं। तो वो प्रश्न क्रमांक 2 से है। अब आप कहेंगे प्रश्न क्रमांक 1 कहां है, तो निश्चित रूप से इससे पहले वाले में है, वो तो क्रम से चला आ रहा है ना। तो आप सीधे पीछे जाइए और फिर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की कक्षा हम अब यहीं से शुरू करते हैं और चलिए प्रश्नोत्तर हम लोगों का बचा हुआ था उसे हम लोग लिखते हैं। आप सभी कॉपी और किताब निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए और आज ही इसे लिखिए। मूर्खः कच्छपः, इसी का हम लोग प्रश्न और अभ्यास लिख रहे थे बच्चों। तो हम लोगों ने प्रश्न और अभ्यास में हम लोगों ने बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है वह है संधि विच्छेद कीजिए। हम लोग यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, संधि विच्छेद कीजिए। तो आप सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और मैं संधि विच्छेद यहां पर लिख रहा हूं और उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, पहला है किमपि। ये होगा किम धन अपि। दूसरा है कथमेतत्। कथमेतत् इसका होगा कथम धन एतत्। तीसरा तत्परो अभवत्। तत्परो अभवत्। बच्चों ये जो आपको ड जैसा जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये जो चिन्ह है इसे अ कहते हैं। देखिए ये ड नहीं है, ये ऐसे करके कुछ अलग तरह से ऐसे बना हुआ है, इसे हम अ कहते हैं। जब हमें स्वर की आवृत्ति लंबे समय तक करनी होती है तो हम वहां पर इसे लगाते हैं अ। तत्परो अभवत्, तत्परो भवत नहीं है, तत्परो अभवत् ऐसा है। तो अ पूरा नहीं लिखते हैं, तत्परो अभवत्, तो ये अ का निशान है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तत्परः धन अभवत्। तत्परः धन अभवत्। चौथा
चौथा जलाशयम, जलाशयम। तो क्या हो जाएगा जलाशयम का? बताइए, जल का जलाशयम का क्या होगा? जलधन आशयम, जलाशयम। पांचवा, पांचवा क्या है? पांचवा है किमर्थम, ये होगा किम धन अर्थम, किमर्थम। चलिए अब आप लोग इसे अच्छे से उतार लीजिए, मैं हट जाता हूं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग इसे उतार लिए होंगे, और अगर नहीं उतर पाया है बच्चों तो आप सभी इसे पॉज कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। मैं इसे मिटाता हूं और अगले प्रश्न का उत्तर लिखता हूं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, वो है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह है संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए, प्रश्न क्रमांक 4। यह है प्रश्न क्रमांक 4, संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, पहला है कच्छपः, पहला है कच्छपः। बच्चों देखिए, आप सभी यदि चाहें तो अपनी किताब से आप वाक्यों में प्रयोग ढूंढ सकते हैं, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करें तो। लेकिन चूंकि आप किसी तरह की परेशानी में न फंसे, इसलिए मैं यहां पर वाक्यों में प्रयोग लिख देता हूं। लेकिन आपको स्वयं भी मेहनत करना है। इससे भी अच्छा वाक्य अगर आपको कहीं मिलता है, छोटा वाक्य मिलता है जिसमें कि आप बहुत ही सहज महसूस करें, उसे भी आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। कच्छपः, कच्छपः सरोवरे निवसति स्म। कच्छपः सरोवरे निवसति स्म। ख, ख क्या है? ख है जलम। सह जलम पिबति, सह जलम पिबति, वह पानी पीता है। ग, ग क्या है? मित्रम। अहम तस्य मित्रम अस्मि। अगला है वने।
काकः वने निवसति स्म। काकः वने निवसति स्म। कौआ वन में निवास करता है। अंग आकाशे लिखिए, आकाशे देखिए, हंसः आकाशे उत्पतति। हंसः आकाशे उत्पतति। च अपतत। कच्छपः नीचैः अपतत्। कच्छपः नीचैः अपतत्। तो इस तरह से बच्चों जो आपका वाक्यों में प्रयोग है वो यहीं पर संपन्न हुआ। इसका अर्थ आप अगर समझ लेंगे बच्चों, कच्छप मतलब होता है कछुआ, जलम मतलब जल, मित्रम मतलब दोस्त, वने मतलब वन, वन में, आकाशे मतलब आकाश में, अपतत मतलब गिरा, है ना। कच्छपः सरोवरे निवसति स्म, कछुआ वो सरोवर में निवास करता है। जलम सह जलम पिबति, वह पानी पीता है। मित्रम अहम तस्य मित्रम अस्मि, मैं उसका मित्र हूं। वने काकः वने निवसति स्म, कौआ वन में निवास करता है। आकाशे हंसः आकाशे उत्पतति, हंस आकाश में उड़ता है। अपतत कच्छपः नीचैः अपतत, कछुआ नीचे गिर गया। इसे उतार लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप सभी इसे उतार लेंगे और इसे पॉज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो इसे पॉज करके और खूब अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब मैं इसे मिटाता हूं और प्रश्न क्रमांक 5 आप लोगों के सामने लिखता हूं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है विभक्ति तथा वचन लिखिए। तो आइए यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं। यहां पर शब्द, विभक्ति और वचन, ये हमें 3 लिखना है। यहां पे आप भी ऐसा ही बना लीजिए, बहुत आसान होगा यहां पर आपको। तो हाँ, पहला है हंसौ। पहले हम शब्द उतार लेते हैं। पहला है हंसौ, दूसरा है कच्छपम, कच्छपम, तीसरा है जनाह, चौथा है कच्छपेन, पांचवा है सरोवरस्य,
देखिए बच्चों, अब आपको इसमें विभक्ति और वचन लिखना है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कोई एक आदर्श विभक्ति जो है उसे याद कर लीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो शब्द हैं वो बिल्कुल उसी पद्धति पे चलते हैं, उसी पैटर्न पे चलते हैं। और नहीं तो फिर आपको हर बार रटना पड़ेगा अगर आप नहीं समझेंगे तो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि बालक, अस्मद और युष्मद, इसका रूप आपको याद होना चाहिए। अगर आपको बालक, अस्मद और युष्मद का रूप याद होता तो इसे आप बड़ी आसानी से बना लेते, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए मैं लिखता हूं, जैसे हंसव, हंसव। अब देखिए, मान लीजिए आपको बालक का रूप याद रहता है, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकौ द्वितीय विभक्ति, द्विवचन हो गया, प्रथमा विभक्ति। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। द्वितीय विभक्ति में भी द्विवचन में बालकौ है, माने हंसव, बालकौ। देखिए बालक से आप पकड़ लिए ना, तो विभक्ति क्या हो गया, प्रथमा और द्वितीय दोनों में है। प्रथमा ऑब्लिक कर दीजिए, द्वितीया दोनों में है। और वचन जो है वो द्विवचन है। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकौ द्विवचन, और बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीय विभक्ति में भी द्विवचन में हंसौ, हंसा, हंसौ, हंसा, हंसम, हंसौ, हंसान। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। तो एक रूप यदि आपको याद रहेगा सब बन जाएगा। कच्छपम, अब देखिए कच्छपम, फिर बालक का रूप देखिए, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, कच्छपम, बालकम। द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय हो गया विभक्ति और वचन हो गया एक वचन। देखिए कितनी आसानी से हम लोग को सिर्फ बालक का रूप याद है, लेकिन हम इसको सबको कर देंगे। जनाह है ना, बालकः, बालकौ, बालकाः, जनाः, बालकाः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। देखिए सब कुछ बालक के रूप के हिसाब से चल रहा है, सब कुछ। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बालक का रूप याद कर लीजिए। जना हो गया, बालकः, बालकौ, बालकाः, तो जनाः, बालकाः बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कच्छपेन, बालकेन, फिर पढ़िए, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, कच्छपेन, बालकेन। तृतीया विभक्ति हो गया, तृतीया विभक्ति हो गई। और वचन कौन सा हो गया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, कच्छपेन, कच्छपाभ्याम, कच्छपैः। तो तृतीया एक वचन। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है बच्चों। कच्छपेन, अब सरोवरस्य, फिर ये बालक में हो जाए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकस्य, सरोवरस्य। देखिए आप सभी, ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, सरोवरस्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिए बिल्कुल बालक के पूरे रूप के पैटर्न पे ही ये पूरा चल रहा है बच्चों। अब देखिए कितनी आसानी से आपने बना लिया इसे। अगर आपको बालक का रूप याद रहता तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो आप हंसो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन याद करेंगे, और कभी भूल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक रूप बालक का आप हमेशा याद करिए। ठीक है, चलिए लिखिए इसको।
तो बच्चों अब मैं इसे मिटाता हूं और प्रश्न क्रमांक 6 अब हम लोगों को लिखना है। यदि आप इसे नहीं लिख पाए हैं तो आप सभी पॉज करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 आप देखिए बच्चों, क्या है प्रश्न क्रमांक 6? पहले मैं यहां लिख दूं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। अपठत अपठताम अपठन, ये वाला जो रूप चलेगा वो भूतकाल का रूप है, लंग लकार। ठीक है, तो भूतकाल में बदलना है तो हम क्या करते हैं कि धातुओं को भूतकाल में बदल देते हैं और कुछ नहीं। अस्ति है तो क्या हो जाएगा? आसीत हो जाएगा। जलम बिना कच्छपः व्याकुलः अभवत हो जाएगा। फिर कच्छपः वदति अवदत हो जाएगा। कच्छपः नीचैः पतति अपतत हो जाएगा। तत्र कोलाहलम भवति अभवत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसे लिखता हूं। वने एकः सरोवरः आसीत्। क वने एकः सरोवरः आसीत्। ख है जलम बिना कच्छपः व्याकुलः अभवत्। जलम बिना कच्छपः, जलम बिना कच्छपः व्याकुलः अभवत्। ग कच्छपः वदति कच्छपः अवदत्। घ क्या कह रहे हैं? कच्छपः नीचैः पतति। कच्छपः नीचैः अपतत। अंग तत्र कोलाहलम भवति तत्र कोलाहलम अभवत्। तो ये बच्चों 5 वाक्य थे जिन्हें आपको पांचों को भूतकाल में बदलना था। तो मैंने इन पांचों को भूतकाल में बदल दिया। यहां पर आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ धातु रूपों को बदल दिया है। इन्हें मैंने बदला है, इसे आप देख लीजिए। तो बच्चों आप इसे खूब अच्छे से उतार लीजिए अपने नोट्स में। और बच्चों अब अंतिम प्रश्न का उत्तर रह गया जिसे आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों प्रश्न क्रमांक 7। किताब देखिए आप लोग,
4 विकल्प आपको दिए हुए हैं, उस चारों विकल्प में से एक सही है। जैसे कच्छपः निवसति स्म सरोवरे, तो इसका हो जाएगा पहले का सरोवरे, कछुआ सरोवर में निवास करता था। ख कच्छपस्य मित्रौ आस्ताम, कछुए के मित्र थे द्वौ हंसौ द्वौ शुकौ द्वौ वानरौ, द्वौ हंसौ, द्वौ हंसौ। ग कच्छपः व्याकुलः अभवत्, भोजनं विना मित्रं विना जलं विना, जलं विना। जलम विना। और अंतिम है घ हंसौ कच्छपम नीत्वा उत्पतताम, दोनों हंस कछुए को लेकर के उड़े अंतरिक्षे पाताले आकाशे, अंतरिक्ष में, पाताल में, आकाश में, आकाशे। तो इस प्रकार बच्चों आपका मूर्खः कच्छपः पाठ का समस्त प्रश्नोत्तर यहीं पर प्रश्न और अभ्यास समाप्त हुआ। और अब हम अगली कक्षा में जो आपका जो अगला पाठ है मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति, देख लीजिए आप सभी, पहले पहले उतार लीजिए फिर बात करते हैं, पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति ये हमारी अगली कक्षा होगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले पिछले पाठ का शेष अंश उसी वीडियो में हो। ठीक है, तो अगली कक्षा में मूर्खाय उपदेशम व्यर्थम भवति पढ़ेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। फिर उसकी अगली कक्षा में हम इसका प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे। तो बच्चों इस कक्षा का समय अब यहीं समाप्त हो रहा है, तो इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।